हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको CSIR नेट 2019 जून पार्ट 1 मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर ऑफ अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 2090। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक। मतलब अगर एक बुक के पेजेस लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 से लेके एंड तक, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हम लिखते हैं वो आ रही है 2019। हमें बताना है कि उसमें कितने पेज है। अगर मैं 1 से लेके 9 तक पेज देखूंगी तो हमारे पास 9 डिजिट्स आएंगी और टोटल 9 पेज होंगे। 10 से लेके 99 पेज तक देखेंगे तो हमारे पास 90 पेज आएंगे और टोटल डिजिट्स जितनी हम लिखेंगे वो आएंगे 180, 2 टाइम्स ऑफ 90। और अगर मैं 100 से लेके 999 तक देखूंगी तो हमारे पास टोटल पेज जो आएंगे वो आएंगे 900 और टोटल डिजिट्स आएंगी 2700। बट हमारे पास तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो दी हुई हैं वो 2019 दी हैं, तो इसका मतलब है वो 2700 से तो कम ही होंगी। अगर मैं यहाँ पर 9 और 180 को 2019 से माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास डिजिट्स बचेंगी 1830। और 1830 हमें पता है वो 3 डिजिट नंबर वाली ही डिजिट्स हैं, तो उसको अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 डिजिट्स वाले जो नंबर होंगे, 3 डिजिट्स वाले जो पेज होंगे वो 610 पेज आएंगे। और 1 डिजिट वाले पेज आ रहे थे 9, 2 डिजिट वाले पेज आ रहे थे 90। तो ऐड जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है 709। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 709। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है टोटल नंबर फ्रॉम A टू B इंक्लूसिव। जब A और B इंक्लूड कर दिए जाएं तो A से लेके B तक टोटल नंबर होते हैं B माइनस A प्लस 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज आएंगे 1 से लेके 9 तक 9, 10 से लेके 99 तक 90 और 100 से लेके 999 तक 900 पेजेस आएंगे। कुछ नहीं करना है। अगर हमारे को 1 डिजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को। नंबर ऑफ 2 डिजिट से तो 2 इंटू 90 आ जाएगा 180। और नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आएंगी 3 इंटू 900 दैट इज 2700। तो यहाँ पर ये वाली अप्रोच लगाई थी और उस अप्रोच से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A student received the following mark in the 5 of the 6 courses 91, 86, 81, 79 and 92. Average of these marks in 6 subjects is 85. How many marks did he receive in 6 subjects? हमें एवरेज दिया है 6 मार्क्स का। एक स्टूडेंट था, उसने 6 पेपर्स दिए और उन 6 पेपर्स का एवरेज जो था वो 85 दिया है। तो हमें फर्स्ट 5 के मार्क्स दिए हुए हैं, हमें 6 का मार्क्स बताने कि 6 पेपर में उसके कितने मार्क्स हैं। तो हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो मीन होता है, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया। एंड मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया। लास्ट जो 6 ऑब्जर्वेशन थी उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने उसे x ले लिया अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 85। इन सबको ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 429 प्लस x और 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 इंटू 85 होता है 510। सो x की वैल्यू आ जाएगी 510 माइनस 429 विच इज इक्वल टू 81। सो सी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स पर्सन A sell an object at a price ₹5 less than the market price, receiving a commission of 5% on the selling price. The same object is sold by person B at a price ₹15 less than the market price, receiving a commission of 15% on the selling price. If both A and B receive the same amount in commission, then what is the market price of the object? मतलब अगर A, हमने सपोज कर लिया मार्केट प्राइस जो है ऑब्जेक्ट का वो x है, तो उसमें 2 पर्सन दिए हुए हैं, एक A पर्सन है और B पर्सन है। तो बोल रहे हैं कि अगर A मार्केट प्राइस से 5 रुपए कम में बेचता है तो उसको 5% कमीशन मिलती है, और अगर B 15 रुपए कम में बेचता है तो उसे 15% की कमीशन मिलती है। और आगे ये बोल रहा है कि 5% और दोनों की कमीशन जो है वो सेम है। 5% ऑफ क्या है, 5% की कमीशन मिल रही है सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस हमारा ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है।
So 5% of x minus 5 is equal to 15% of x minus 15. So x minus 5 multiplied by 5 upon 100 is equal to 15 upon 100 into में x minus 15. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. 5x minus 25 is equal to 15x minus 225. So ये 15 इधर ले आते तो minus 10x is equal to minus 200. Therefore x is equal to 20. So option B इसका आंसर है. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are two examination A and B in a subject which are evaluated out of 30 and 70 marks respectively. In order to pass the course, the student has to get at least 40% in total and at least 40% in B. The following are the marks of the student. टेबल दिया हुआ है, इसमें S1 से S4 के A और B पेपर में मार्क्स दिए गए हैं. हमें बताना है कौन सा वाला स्टूडेंट पास हुआ है. सो मतलब दो एग्जामिनेशन है, ए और बी किसी सब्जेक्ट के. ए सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 30, बी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 70. तो ए प्लस बी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल मार्क्स आएंगे 100, यानी कि पेपर 100 में से बोला है पास वो तब होगा अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40% आए. यानी कि अगर मैं 100 का 40% करूँ तो 40 मार्क्स आने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो 40 या 40 से ज्यादा. बी में भी ऐसे ही बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, और 70 का 40% किया तो 28 मार्क्स आ रहे हैं बी में. तो ए में कितने आएंगे 40 माइनस 28, यानी कि 12 या 12 से ज्यादा मार्क्स ए में आने चाहिए तभी वो पास होगा. तो अगर हम अपना टेबल देखते हैं तो S1 ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेपर ए में 12 मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट के लेस देन 12 आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ S1 ही पेपर ए में पास हो रहा है, बाकी सारे S2, S3, S4 पेपर ए में फेल हो रहे हैं. तो इसका मतलब हुआ सिर्फ S1 ही वो स्टूडेंट है जो दोनों पेपर्स में पास हो रहा है, ए में भी और बी में भी. सो ऑप्शन इसका आएगा डी. तो इसका आंसर है 4th. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर. सो फर्स्ट नंबर दिया है 183, इसको लिख सकते हैं 3 into 61. तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं होती है. सेकेंड नंबर है 121, इसको भी लिख सकते हैं 11 into 11. नेक्स्ट नंबर है 10201, ये होता है 101 इंटू में 101 का स्क्वायर. और नेक्स्ट है 171, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो यही हमारा प्राइम नंबर आएगा. सो ऑप्शन सी इसका आंसर था, ऑप्शन सी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ डिपिक्ट्स द पेट्रोल प्राइस इन रुपीज पर लीटर फॉर द मंथ अप्रैल, मई एंड जून. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट वाले में हमें दिया है ओपनिंग डेट प्राइस में अप्रैल, मई, जून का. सेकंड में क्लोजिंग डेट प्राइस. थर्ड में हाईएस्ट प्राइस. और फोर्थ वाले में दिया है लोएस्ट प्राइस जो हमारा हिस्टोग्राम बना है. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. द हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस 75. अगर हम हाईएस्ट प्राइस जो थर्ड हिस्टोग्राम दिया है उसमें देखा जाए तो हाईएस्ट प्राइस जो है वो क्रॉस कर रहा है 75 को. अगर मई में देखा जाए तो वो 75 को क्रॉस कर रहा है. इवन जून में भी वो 75 को क्रॉस कर रहा है. तो ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट ए है वो गलत है. तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा. और अगर आपको आगे वाले क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट्स भी देखनी है तो सेकेंड है लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस वाज फॉर मंथ जून. हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस में लार्जेस्ट डिफरेंस देखा जाए तो वो जून के लिए ही आ रहा है. मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया जाए और जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो हमारी जून के लिए ही आ रही है. तो ऑप्शन सेकंड ट्रू है. मंथ ऑफ जून शोज the largest decrease of price between the opening date and the closing price. तो हाँ ये भी ट्रू है. अगर हम ओपनिंग डेट प्राइस और क्लोजिंग डेट प्राइस देखें तो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट जो हुआ है वो जून के केस के लिए हुआ है. तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है. ऑल डिपिक्टेड प्राइसेस लाई बिटवीन 70 एंड 80. और अगर ये चारों की चारों कैटेगरीज देखी जाए ओपनिंग डेट प्राइस, क्लोजिंग डेट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, तो इनकी वैल्यू 70 से लेके 80 रुपीज तक ही लाई कर रही है. सो ऑप्शन फोर्थ भी ट्रू है. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैवलर टू द town reaches a crossroad. Upon asking residents A, B, and C for direction to a certain destination, he gets the following responses: A, turn left; B, do not turn left; C, go straight. If only one among A, B, and C is truthful, the traveler, option A, should go left, should go straight, should go right, will not be able to decide between going left or right. मतलब एक ट्रैवलर था, उसे वो एक चौराहे पे आके पहुंच गया, फिर उसने अपने आगे के रास्ते को रेजिडेंट्स ए, बी और सी से पूछा। तो ए ने उसको आंसर किया कि टर्न लेफ्ट, बी ने आंसर किया डू नॉट टर्न लेफ्ट, सी ने बोला गो स्ट्रेट। तो बताना है, और इन तीनों में से एक ही सही है, तो हमें बताना है कि ट्रैवलर कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पूरा डेटा नहीं दिया गया है, हमें नहीं पता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, विल नॉट बी एबल टू डिसाइड बिटवीन गोइंग लेफ्ट और राइट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर और रीट्रेसिंग। मतलब कौन सी ऐसी फिगर है इन दोनों में से, फिगर ए और फिगर बी में से, कि वो पूरी की पूरी ड्रॉ हो जाएगी विदाउट पेन को उठाए। तो अगर मैं फिगर ए देखूंगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, अगर यहाँ पर गई, फिर यहाँ गए, फिर नीचे आए और फिर ये पूरा, तो यहाँ फिगर ए तो ट्रू है कि ये बन जाएगी विदाउट पेन उठाए। क्या फिगर बी बनेगी, एक बार देख लेते हैं। ये वाला, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ को गए, ये नहीं बनी, इस वाले ऑप्शन से तो नहीं बनी। फिर अब दूसरा वाला ट्राई करती हूँ, दूसरा वाला ऑप्शन देख के देखते हैं। यहाँ से गए आगे, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो यहाँ पर भी एक लाइन ये बच जा रही है। फिर नेक्स्ट में एक और बार ट्राई कर लेते हैं। इस वाली फिगर को एक और बार देख लेते हैं। सो पहले गए इधर से इधर जा रहे हैं, इधर, नेक्स्ट है इधर, या फिर इधर जा सकते हैं, या फिर, तो ये बी फिगर नहीं ड्रॉ हो रही है, तो इसका सिर्फ ओनली फिगर ए आएगा। सो ऑप्शन ए, फिगर ए बट नॉट फिगर बी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। मतलब फिगर ए को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, पर फिगर बी को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। सो ऑप्शन ए इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल दी है और AD का मिड पॉइंट O दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं, ये ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल, तो इसका मतलब हुआ AB और CD इक्वल है, AD और BC इक्वल है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो इसका मतलब हुआ कि AO जो होगा वो हाफ आएगा AD के इक्वल। नेक्स्ट है, P एंड Q आर द पॉइंट ऑन AB एंड CD। P और Q AB और CD के ऊपर 2 पॉइंट दिए गए हैं, सच दैट AP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB। AP जो है AB का 1/4 है, एंड DQ इज 1/4 ऑफ DC। DQ इज 1/4 ऑफ DC। तो हमें बताना है एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इन दोनों का रेशियो बताना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे AB को X ले लिया और AD को Y ले लिया, और हमें बोला है AP 1/4 था AB के, तो AP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ X, और AO इज आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ Y। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ABCD तो हमें पता है लेन L इंटू बी होता है, तो L की वैल्यू X आ गई, B की वैल्यू Y आ गई, तो X इंटू Y आ जाएगा। बट जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगी, तो ट्राइंगल में मैंने बेस ले लिया PQ, और इसकी हाइट आ जाएगी OQ। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास OQ साफ साफ पता लग रहा है कि जो OR जो है वो AP के इक्वल है, तो 1/2 AP हमारे पास दिया था 1/4 टाइम्स ऑफ X मल्टीप्लाई, और PQ देखा जाए तो AD के इक्वल है, और AD की वैल्यू हमारे पास Y दी है, तो यहाँ पर हम Y लिख लेते हैं। तो X से Y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1/8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। सो इसका ऑप्शन था 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी इज गिवन इन द डायग्राम बिलो। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है,
तो हमें बताना है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी आपको बता देते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है और टाइम भी इंक्रीज करता है और ग्राफ बनता है हमारे पास लीनियर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आएगी। बट जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, डिक्रीज करेगी एक्सेलरेशन। और जब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम और ग्राफ बन रहा है एक लीनियर टाइप का, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी बट कांस्टेंट टाइप पे आएगी। तो यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रही थी, फिर जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक लीनियर टाइप था, मतलब वेलोसिटी के टाइम के इंक्रीज करने पे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही थी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। बट जैसे ही वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई तो उस टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। बट जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और विद टाइम, तो एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज करेगा विद टाइम। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये T1, ये T2 और यहाँ पर T3। तो अगर हम मैच करें इसको अपने ऑप्शंस के साथ तो हमारा ऑप्शन 2 मैच हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड along its length. Another identical wire is heated. The resultant length of two wires is same. What can be said about the diameter of two wires? बोला है हमने दो मेटल की वायर्स ली, दोनों की लेंथ हमारे पास सेम है। अगर एक लेंथ L है तो दूसरी लेंथ भी L है। इस वायर को हमने स्ट्रेच किया और इस वायर को हमने हीट किया। जब हम किसी भी वायर को हीट करते हैं तो उसके आयंस जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। तो हीट करने के बाद और स्ट्रेच करने के बाद दोनों की लेंथ तो सेम आ गई, बट जो हीटेड वाली वायर थी वो एक्सपैंड करेगी लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। तो उसका जो डायमीटर हो जाएगा वो इंक्रीज होगा इस वाली वायर के, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही है जबकि इसका डायमीटर जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम इस वाली वायर को हीट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हॉट वायर हैज लार्जर डायमीटर देन द स्ट्रेच्ड वायर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द ग्राफ बिलो शोज द मंथली एवरेज रेनफॉल एंड मंथली एवरेज टेम्परेचर एट अ सर्टेन प्लेस इन इंडिया। वेयर इज दिस प्लेस मोस्टली लाइकली टू बी लोकेटेड। अगर हम यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है जिसमें हमारे पास मंथली एवरेज टेम्परेचर और मंथली एवरेज रेनफॉल दिया है। टेम्परेचर को सर्कल से डिनोट किया है और रेनफॉल को स्क्वायर से डिनोट किया है। तो अगर हम इन दोनों डेटा के बीच में देखें तो रेनफॉल इंक्रीज कर रही है फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून से इंक्रीज की, फिर जुलाई से लेके अगस्त के बीच में कांस्टेंट रेनफॉल हुई और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई रेनफॉल। तो सिर्फ रेनफॉल में हम रेनफॉल वाले एवरेज में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, और जो हमारा टेम्परेचर वाला एवरेज है वो हमें कांस्टेंट टाइप ही दिख रहा है। तो जनवरी में भी ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा एज कम्पेयर टू रेनफॉल। तो अगर हम लास्ट के 2 ऑप्शंस देखें तो वो तो हिल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, और हमें पता है हिल्स में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होगा जनवरी से लेके मार्च तक और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो वहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज दिखा रहा है, तो इसका मतलब हुआ लास्ट के 2 ऑप्शंस तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देखा जाए ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट में भी थोड़ी बहुत ठंड होती है और ईस्ट कोस्ट में बारिश तो रेगुलर होती है, तो इसका मतलब हुआ सेकंड ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। सो 16th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16th है उसका आएगा ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 उसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है two parallel chord of length 8 cm and 6 cm of a circle are separated by a distance of 1 cm. The radius of circle is,
तो हमें रेडियस बतानी है सर्कल की। तो अगर यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्ड दी है ये वाली और एक कॉर्ड दी है ये वाली, बोला है इस कॉर्ड, ये छोटी वाली कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर की और बड़ी वाली कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 दिया गया है। तो मुझे रेडियस बताना है, तो मैंने दोनों कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी, और अगर मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड्स को हमेशा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर पी एस की वैल्यू आ जाएगी 4, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 3, और जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही तो ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल पी ओ एस लूँ तो मेरे पास यहाँ पर पी ओ, इस ट्रायंगल को देखें अगर हम लोग तो यही हमारी रेडियस है और ये वाली हमारी रेडियस है। तो पी ओ एस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, और ओ एस को मैं ए ले लेती हूँ यहाँ पर। सो आर स्क्वायर आ जाएगा, पी एस की वैल्यू हमारे पास 4 दी थी, 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू ओ आर। जब हमने क्यू ओ आर ट्रायंगल लिया तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो आर स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेन्यूज होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दी हुई है 3 आ जाएगा, प्लस ओ आर की वैल्यू देखी जाए तो a प्लस 1 आ जाएगी, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को दे देते क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब होगा 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 स्क्वायर के। अब हम खोल देते हैं 4 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा, विच इज इक्वल टू 2a प्लस 1। सो 2a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6। सो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आने के बाद हमें तो r की वैल्यू, वहाँ पे हमें रेडियस पूछा है, हम यहाँ पर अगर a की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया था, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, बट रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है तो r की वैल्यू आएगी 5। सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्राफ ए एंड बी डिफाइंस द सेम रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फॉर x कॉमा y ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ हमें दिया है, ये ए ग्राफ है, ये वाला बी का ग्राफ है। तो यहाँ पर जब y इंक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है, और जब x इंक्रीज कर रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वो 0 को टेंड कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि जो a वाला है उसमें ये रिलेशन आया कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। सो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू x इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सम कांस्टेंट k टाइप सम 1। सो y इंटू में x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वेयर सम कांस्टेंट k ले लेते हैं, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो अगर हम यहाँ पर b ग्राफ को देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये x इंटू में y कांस्टेंट आ रहा है विद इंक्रीज इन x के इंक्रीज करने पे एक्स वाई कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी x इंटू वाई। सो ऑप्शन आएगा इसका 4th नंबर ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर टू बी 3.4587 प्लस माइनस 0.0022। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट टेकिंग द एरर इन अकाउंट। मतलब अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है 3.4587 प्लस माइनस 0022, अगर, और ये ही हमारा एरर है, उसने बोला है कि अगर एरर को भी हम काउंट के करें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो एक बार इसमें प्लस किया है, एक बार माइनस किया है। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 3.4609, जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.456
4565। तो इसमें ए क्या आंसर आएगा, या तो ये आएगा ये आएगा। तो दोनों को हमें अगर काउंट करके देखें तो इसको मैं अगर 100 डेसिमल प्लेसेस तक लूँ तो मेरे पास आएगा 3.46, और इसको भी 100th डेसिमल प्लेस तक लूँ तो 3.46। तो दोनों की वैल्यू आ रही है 3.46। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the cross section along two mutually perpendicular axes of a solid object are a circle and a square respectively. The object is number 1 a truncated cone, a cylinder, a rhomboid, and number 4th is cube. तो अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन का मतलब होता है इस टाइप का कोन, और जब इस टाइप के कोन से हमारे को सर्कल तो मिल जाएगा पर हमारे को स्क्वायर नहीं मिलेगा जब हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू देखेंगे या फिर कट करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 3 देख लेते हैं पहले। तो रोम्बॉइड जो है वो इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का रोम्बॉइड कुछ इस तरह से आएगा। तो रोम्बॉइड से हमें स्क्वायर तो मिल जाएगा पर हमें इसे सर्कल नहीं मिल पाएगा। और क्यूब भी सेम वैसे ही आएगा कि इस क्यूब से हमें स्क्वायर तो मिल जाएगा जब हम उसको परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, पर उससे हमें सर्कल नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक सिलेंडर ही ऐसा है जिससे हमें स्क्वायर और सर्कल दोनों के दोनों क्रॉस सेक्शंस मिल जाएंगे। और वो मैं आपको कैसे दिखाती हूँ, देखो इस तरह से। ये हमारे पास एक सिलेंडर टाइप है। अगर हम इसको इस तरह से परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो हमें एक स्क्वायर टाइप मिलेगा, और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हमें एक सर्कल टाइप मिलेगा। तो वही बोला है, द क्रॉस सेक्शन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, या तो वो सर्कल है या स्क्वायर है। तो जो हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब हम उसको इस तरह से कट कर रहे हैं तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है, और जब हम इस तरह से कट करके देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल मिल रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 दैट इज सिलेंडर। तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिलेंडर टाइप का होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको और क्वेश्चंस के बारे में जानना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।